कालिदास। संभवतः पहचानती नहीं हो। मल्लिका उसी तरह देखती रहती है। कालिदास प्रकोष्ठ में इधर उधर देखता है, फिर मल्लिका पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर आसन की ओर चला जाता है। और ना पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम पहले पहचानती रही हो। दूसरा व्यक्ति हूं। बाहें पीछे टिकाकर आसन पर बैठ जाता है। और सच कहूं तो वो व्यक्ति हूं जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। तुम इस तरह जड़ सी क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मल्लिका किवाड़ बंद कर देती है, फिर खोई सी उसकी ओर बढ़ आती है। मल्लिका। आश्चर्य? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम हो, और मैं जो तुम्हें देख रही हूं मैं वास्तव में मैं ही हूं। कालिदास। देख रहा हूं कि तुम भी वो नहीं हो। सब कुछ बदल गया है। यह संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ है। मल्लिका। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये स्वप्न नहीं है। कालिदास। नहीं, स्वप्न नहीं है, यथार्थ है कि मैं यहाँ हूँ। दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा हुआ यहाँ आया हूँ कि एक बार यहाँ के यथार्थ को देख लूं। मल्लिका। बहुत भीग गए हो। मेरे यहाँ सूखे वस्त्र तो नहीं है, पर मैं। कालिदास। मेरे भीगे होने की चिंता मत करो। जानती हूँ, इस तरह भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। वर्षों के बाद भीगा हूँ, अभी सूखना नहीं चाहता। चलते चलते बहुत थक गया था। कई दिन ज्वर आता रहा, परंतु इस वर्षा ने जैसे सारी थकान मिटा दी है। मल्लिका उसके पास चली जाती है। मल्लिका। बहुत थक गए हो? कालिदास। थक गया था, अभी थका हूं, परंतु वर्षा ने थकान कम कर दी है। मल्लिका। तुम सचमुच पहचाने नहीं जाते। कालिदास क्षण भर उसे देखता रहता है, फिर उठकर झरोके के पास चला जाता है। कालिदास। और तुम ही कहाँ पहचानी जाती हो? ये घर भी कितना बदल गया है। और मैं आशा कर रहा था कि सब कुछ वैसा ही होगा, ज्यों का त्यों यथास्थान। पर कुछ भी तो यथास्थान नहीं है। चारों ओर देखता है। तुमने सब कुछ बदल दिया है, सभी कुछ बदल दिया है। मल्लिका। मैंने नहीं बदला। कालिदास उसकी ओर देखता रहता है, फिर टहलने लगता है। कालिदास। जानता हूँ तुमने नहीं बदला, परंतु। मल्लिका उसके पास आ जाता है। मैंने नहीं सोचा था कि ये घर कभी मुझे अपरिचित भी लग सकता है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु का स्थान विन्यास इतना निश्चित था, परंतु आज सब कुछ अपरिचित लग रहा है। और उसकी आंखों में देखता है। और तुम भी अपरिचित लग रही हो। इसीलिए कहता हूँ, संभव है दृश्य उतना नहीं बदला जितना मेरी दृष्टि बदल गई है। मल्लिका। थक गए हो, बैठ जाओ। आंखों से लगता है कि तुम अब भी स्वस्थ नहीं हो। कालिदास। बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद यहाँ आया हूँ। कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया हूँ। क्षण भर दोनों की आंखें मिली रहती हैं। मल्लिका। आर्य मातुल से आज ही पता चला था कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया है। कालिदास। हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है। आज मैं उस सब से मुक्त हूँ जो वर्षों से मुझे कसता रहा है। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया है, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मातृगुप्त के क्लेवर से मुक्त हुआ हूँ, जिससे पुनः कालिदास के क्लेवर में जी सकूं। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहाँ से गया था। यहाँ की एक एक वस्तु में जो आत्मीयता थी, वो यहाँ से जाकर मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे यहाँ की एक एक वस्तु के रूप का और आकार का स्मरण है। फिर प्रकोष्ठ में आसपास देखता है। कुंभ, बागछाल, कुशा, दीपक, घेरू की आकृतियां और तुम्हारी आंखें। जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो स्वरूप देखा था, वो आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। मैं अपने को विश्वास दिलाता रहा हूँ कि कभी भी जब लौट कर आऊं, यहाँ सब कुछ वैसा ही होगा।
कोई द्वार खटखटाता है। मल्लिका अव्यवस्थित होकर उस ओर देखती है। कालिदास द्वार की ओर जाना चाहता है पर वो उसे रोक देती है। मल्लिका, द्वार बंद रहने दो, तुम जो बात कर रहे थे करते जाओ। कालिदास, देख तो लो कौन आया है। मल्लिका, वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता है, तुम बात करते रहो, वो चला जाएगा। बाहर से आगंतुक नशे के स्वर में झल्लाता हुआ लौट जाता है। हर समय द्वार बंद है, हर समय द्वार बंद। कालिदास, कौन था ये। मल्लिका, कहा है ना, कोई भी हो सकता है, वर्षा में जिस किसी को आश्रय की आवश्यकता पड़ सकती है। कालिदास, परंतु मुझे इसका स्वर बहुत विचित्र सा लगा। मल्लिका, तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे थे। कालिदास, लगा कि जैसे मैं स्वर को पहचानता हूँ, जैसे यहाँ की हर वस्तु की तरह यह भी किसी परिचित स्वर का ही बदला हुआ रूप है। मल्लिका, तुम थके हुए हो और अस्वस्थ हो, बैठ कर बात करो। कालिदास एक निश्वास छोड़कर आसन पर बैठ जाता है। मल्लिका घुटनों पर बाहें रखकर कुछ दूर नीचे बैठ जाती है। कालिदास, मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक ही कहती थी। बाहें पीछे की ओर फैल जाती हैं और आंखें छत की ओर उठ जाती हैं। मैं यहां से क्यों नहीं जाना चाहता था? एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भत्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन में कहीं ये आशंका थी कि वो वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, और ये आशंका निराधार नहीं थी। आंखें मल्लिका की ओर झुक जाती हैं। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूं। तुम्हें ये बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन में वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः उसमें कहीं उन सब से प्रतिशोध लेने की भावना थी जिन्हें जब तब मेरी भत्सना की है, मेरा उपहास उड़ाया है। होठ काट कर उठ पड़ता है और झरोखे के पास चला जाता है। परंतु मैं ये भी जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा कि कमी उस वातावरण में नहीं, मुझ में है। मैं अपने आप को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ना तो मैं बदल सका, ना मैं सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान मिला, जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गईं, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। किसी और के लिए वो वातावरण जीवन स्वाभाविक हो सकता था, मेरे लिए नहीं था। एक राज्य अधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार अनुभव होता था कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर उस क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश किया है, और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था उससे दूर हटाया हूँ। जब भी मेरी आंखें दूर तक फैली क्षितिज रेखा पर पड़ती, तभी यह अनुभूति मुझे सालती कि मैं उस विशाल से दूर हटाया हूँ। मैं अपने को आश्वासन देता था कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थिति पर वश पा लूंगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने आप को बांट दूंगा, परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता रहा। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वो कल कभी आया ही नहीं, और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया। और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूँ। मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध है। क्षण भर वो चुप रहता है, फिर टहलने लगता है। कश्मीर जाते हुए मैं यहाँ से होकर नहीं जाना चाहता था। मुझे लगता था कि ये प्रदेश, यहाँ की पर्वत श्रृंखला और उपत्यकाएं मेरे सामने एक मूक प्रश्न रूप ले लेंगी। फिर भी लोभ का संवरण नहीं हुआ, परंतु उस बार यहाँ आकर मैं सुखी नहीं हुआ। मुझे अपने से वितृष्णा हुई, उनसे भी वितृष्णा हुई जिन्होंने मेरे आने के दिन को उत्सव की तरह माना। तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हुआ था, परंतु उस समय मुक्त होना संभव नहीं था। मैं तब तुमसे मिलने के लिए नहीं आया क्योंकि भय था कि तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देंगी। मैं इससे बचना चाहता था। उसका कुछ भी परिणाम हो सकता था। मैं जानता था तुम पर इसकी क्या प्रक्रिया होगी, दूसरे तुमसे क्या कहेंगे। फिर भी
मैं उस संबंध में निश्चिंत था कि तुम्हारे मन में वैसा कोई भाव नहीं आएगा, और मैं ये आशा लिए हुए चला गया कि एक कल ऐसा आएगा जब मैं तुमसे ये सब कह सकूंगा और तुम्हें अपने मन के द्वंद्व का विश्वास दिला सकूंगा। ये नहीं सोचा कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। इसीलिए आज यहाँ आकर बहुत व्यर्थता का बोध हो रहा है। फिर झरोखे के पास चला जाता है। लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि पर हिमालय है, तपस्विनी उमा तुम हो, मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी ही पीड़ा है, और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो, यद्यपि मैंने स्वयं यहाँ होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की है। अभिज्ञान शकुंतल में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया, और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई। रघुवंश में आज का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है। और मल्लिका दोनों हाथों में मुंह छिपा लेती है। कालिदास ऐसा बोलते बोलते रुक जाता है और क्षण भर उसकी ओर देखता रहता है। चाहता था तुम ये सब पढ़ पाती, परंतु सूत्र कुछ इस तरह टूटा था कि मल्लिका मुंह से हाथ उठाकर नकारात्मक भाव से सिर हिलाती है। मल्लिका, वो सूत्र कभी नहीं टूटा। उठकर वस्त्र में लिपटे पन्ने कोने से उठा लेती है और कालिदास के हाथ में रख देती है। कालिदास पन्ने पलट कर देखता है। कालिदास, मेघदूत, तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिलिपि कैसे पहुंची? मल्लिका, मेरे पास तुम्हारी सब रचनाएं हैं। रघुवंश, शकुंतलम की प्रतियां कुछ ही मास पहले मुझे मिल पाई हैं। कालिदास, तुम्हारे पास मेरी सब रचनाएं हैं, परंतु वे यहाँ कैसे उपलब्ध हुई? क्या? मल्लिका, उज्जैनी के व्यवसायी कभी कभी इस मार्ग से होकर भी जाते हैं। कालिदास, और उनके पास ये प्रतिलिपियां मिल जाती हैं? मल्लिका, मैंने कहकर मंगवाई थी। वर्ष 2 वर्ष में कहीं एक प्रतिलिपि मिल पाती थी। कालिदास, और इनके लिए धन? मल्लिका, वर्ष 2 वर्ष में एक प्रति मिल पाती थी। धन एकत्रित करने के लिए बहुत समय रहता था। कालिदास सिर झुकाए आसन पर बैठता है। कालिदास, जो अभाव वर्षों से मुझे सालते रहे हैं वे आज और बड़े प्रतीत होते हैं। मल्लिका, मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए था, ताकि यहाँ की वर्षा में भीग कर लिखता वो सब जो मैं अब तक नहीं लिख पाया और जो आषाढ़ के मेघों की तरह वर्षों से मेरे अंदर घुमड़ रहा है। निश्वास छोड़कर आसन पर रखे ग्रंथ उठा लेता है और उसके पन्ने पलटने लगता है, परंतु बरस नहीं पाता, क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिलती, वायु नहीं मिलती। ये कौन सी रचना है? ये तो केवल कोरे पृष्ठ हैं। मल्लिका, ये पन्ने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था तुम राजधानी से आओगे तो मैं तुम्हें भेंट दे दूंगी, कहूंगी कि इन पृष्ठों पर अपनी सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना, परंतु उस बार तुम आकर भी नहीं आए और ये भेंट यहीं पड़ी रही। अब तो ये पन्ने टूटने भी लगे हैं और मुझे कहते संकोच होता है कि ये तुम्हारी रचना के लिए हैं। कालिदास पन्ने पलटता जाता है। कालिदास, तुमने ये पृष्ठ अपने हाथों से बनाए थे कि मैं इन पर एक महाकाव्य की रचना करूं? पन्ने पलटते हुए एक स्थान पर रुक जाता है। स्थान स्थान पर इन पर पानी की बूंदें पड़ी हैं, जो निसंदेह वर्षा की बूंदें नहीं है। लगता है तुमने अपनी आंखों से इन कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है, और आंखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कणों से भी मैले हुए हैं। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए हैं। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छीला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है, और इनके अतिरिक्त ये ग्रीष्म की धूप के हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्र धुली और इस घर की सीलन। ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ है मल्लिका? इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों के एक महाकाव्य की। ग्रंथ रख देता है। इन पृष्ठों पर अब नया क्या लिखा जा सकता है? उठकर झरोखे के पास चला जाता है, कुछ क्षण बाहर देखता रहता है और फिर मल्लिका की ओर मुड़ जाता है।
परंतु इसके आगे भी तो जीवन शेष है। हम फिर अंत से आरंभ कर सकते हैं। अंदर से बच्ची के कुनमुनाने और रोने का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका सहसा उठकर उद्विग्न भाव से उस ओर चली जाती है। कालिदास हतप्रभ उससे देखता जाता है। कालिदास, मल्लिका। मल्लिका रुक कर उसकी ओर देखती है। कालिदास, किसके रोने का शब्द है ये? मल्लिका, ये मेरा वर्तमान है। अंदर चली जाती है। कालिदास स्तंभित सा प्रकोष्ठ के बीचों बीच आ जाता है। कालिदास, तुम्हारा वर्तमान? कोई द्वार खटखटाता है और फिर पैर की चोट से अपने आप द्वार खुल जाता है। ड्योढ़ी में विलोम द्वार को कोसता खड़ा है। वस्त्र कीचड़ से लथपथ है। वो झूलता सा अंदर आता है। विलोम, भीगे दिनों में फिसल कर गिरे और गिरे खाई में। कितनी बार कहा है भैया विलोम, बहुत ऊंचे मत चढ़ा करो, परंतु भैया विलोम क्यों मानने लगे? पहले आए तो द्वार बंद, लौट कर गए और फिसल गए। फिर आए हैं तो द्वार बंद, लौट कर जाते तो क्या होता? आज का दिन ही ऐसा है कि कालिदास को देखकर बोलते बोलते रुक जाता है। दृष्टि का भाव ऐसा हो जाता है जैसे बहुत ही सूक्ष्म वस्तु का अध्ययन कर रहा हो। ना जाने आंखों को क्या हो गया है। कभी कभी अपरिचित आकृति बहुत परिचित जान पड़ती है और कभी कभी परिचित आकृतियां भी परिचित नहीं लगती। अब ये इतनी परिचित आकृति है कि मैं इसे पहचान ही नहीं पा रहा। आकृति जानी हुई है और व्यक्ति नया सा लगता है। क्यों बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? मल्लिका अंदर से आती है और विलोम को देखकर द्वार के पास खड़ी हो जाती है। कालिदास, आकृति बहुत बदल गई है, परंतु व्यक्ति आज भी वही हो। विलोम, स्वर भी परिचित है और शब्द भी। आंखें स्थिर करके देखने का प्रयत्न करता है, फिर सहसा हंस उड़ता है। हाँ, तो तुम हो तुम। गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। कितने दिनों से तुम्हें देखने की लालसा मन में थी। आओ। उसकी ओर बाहें बढ़ाता है, परंतु कालिदास उसके सामने से हट जाता है। गले नहीं मिलोगे? मेरा शरीर मैला है इसलिए, या मुझी से घृणा है? परंतु इस तरह मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूट सकता। तुमने कहा था ना कि हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं, नहीं कहा था? मैंने इन वर्षों में उस निकटता में कोई अंतर नहीं आने दिया। मैं तो समझता हूँ कि अब हम एक दूसरे के और भी निकट पड़ते हैं। मल्लिका की ओर मुड़ता है। क्यों मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता? तुम वहां स्तंभित सी क्यों खड़ी हो? विलोम, इस घर में अब तो याचित अतिथि नहीं है, अब तो वो अधिकार से आता है। नहीं, अब तो इस घर परिवार में कालिदास का आतिथ्य और स्वागत कर सकता है। नहीं? फिर कालिदास की ओर मुड़ता है। कहोगे कितनी आकस्मिक बात है कि तब भी मुझसे इसी घर में भेंट हुई थी और आज भी यहीं हुई है। परंतु सच मानो, ये आकस्मिक बात नहीं है। तुम जब भी आते हमारी भेंट यहीं होती। मल्लिका की ओर मुड़ता है। तुमने अब तक कालिदास का आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया? वर्षों के बाद अतिथि घर में आए और उसका आतिथ्य ना हो? जानती हो, कालिदास को इस प्रदेश में हरिण शावक का कितना मोह है। फिर कालिदास की ओर मुड़ता है। एक हरिण शावक इस घर में भी है? तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा? उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं है। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? कहता है, मल्लिका सहसा आगे बढ़ जाती है। मल्लिका, आर्य विलोम। विलोम हंसता है। विलोम, तुम नहीं चाहती कि कालिदास ये जाने कि अष्टावक्र क्या कहता है, परंतु मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा था कि संभव है कालिदास ही देखकर बता सके कि अष्टावक्र की बात कहाँ तक सच है। क्या बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है या? मल्लिका दोनों हाथों से में मुंह छिपाए आसन पर बैठ जाती है। विलोम कालिदास के पास आ जाता है। चलो देखोगे? कालिदास, यहाँ से चले जाओ विलोम।
विलोम, चला जाऊं? इस घर से या ग्राम प्रांतर से ही? सुना है शासन बहुत बली होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होती है। कालिदास, मैं कह रहा हूं इस समय यहाँ से चले जाओ। विलोम, क्योंकि तुम यहाँ लौट आए हो? क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज फिर तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी है? क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत है? जैसे तुमसे बाहर जीवन की गति ही नहीं है। तुम ही तुम हो और कोई नहीं है। परंतु समय निर्दयी नहीं है, उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं, और धूप और नैवेद्य के लिए घर की दहली पर रुका नहीं रहा। उसने औरों को भी अवसर दिया है, निर्माण किया है। तुम्हें उसके निर्माण से वितृष्णा होती है, क्योंकि तुम जहां अपने को देखना चाहते हो देख नहीं पा रहे। कई क्षण उसकी ओर देखता रहता है, फिर हंसता है। तुम चाहते हो इस समय मैं यहाँ से चला जाऊं, मैं चला जाता हूँ। इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, परंतु इसलिए कि तुम आज यहाँ अतिथि हो, और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। द्वार की ओर चला जाता है, द्वार के पास रुककर मल्लिका की ओर देखता है। देखना मल्लिका, अतिथि आतिथ्य में कोई कमी ना रहे। जो अतिथि वर्षों में एक बार आया है, वो आगे ना जाने कभी आएगा या नहीं। अर्थपूर्ण दृष्टि से दोनों की ओर देखता है और चला जाता है। मल्लिका मुंह से हाथ हटाकर कालिदास की ओर देखती है और कुछ क्षण दोनों चुप रहते हैं। मल्लिका, क्या सोच रहे हो? कालिदास झरोखे के पास चला जाता है। कालिदास, सोच रहा हूं कि वो आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो गया था। मैंने घाटी में एक आहत हरिण शावक को देखा था और उठाकर उसे ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। मल्लिका उठकर उसके पास चली जाती है। मल्लिका, और भी तो कुछ सोच रहे हो? कालिदास, और सोच रहा हूं कि उपत्यकाओं का विस्तार वही है, पर्वत शिखर की ओर जाने वाला मार्ग भी वही है, वायु में वैसी ही नमी है, वातावरण की ध्वनियां भी वैसी ही हैं। मल्लिका, और? कालिदास, और कि वही चेतना है जिसमें कंपन होता है, वही हृदय है जिसमें आवेश जागता है। परंतु मल्लिका चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। कालिदास वहां से हटकर आसन के पास आ जाता है और वहां से ग्रंथ उठा लेता है। परंतु ये कोरे पृष्ठों का महाकाव्य तब नहीं लिखा गया था। मल्लिका, तुम कह रहे थे कि तुम अथः से आरंभ करना चाहते हो। कालिदास निश्वास छोड़ता है। कालिदास, मैंने कहा था कि मैं अथः से आरंभ करना चाहता हूँ। ये संभवतः इच्छा का समय से द्वंद्व था, परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि? मल्लिका, क्योंकि? फिर अंदर से बच्ची के रोने का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका झट से अंदर चली जाती है। कालिदास ग्रंथ आसन पर रखता हुआ जैसे अपने को उत्तर देता है। कालिदास, क्योंकि वो प्रतीक्षा नहीं करता। बिजली चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास एक बार चारों ओर देखता है, फिर झरोखे के पास चला जाता है। वर्षा पड़ने लगती है। वो झरोखे के पास जाकर ग्रंथ को एक बार फिर उठाकर देखता है और रख देता है। फिर एक दृष्टि अंदर की ओर डालकर ड्योढ़ी में चला जाता है। क्षण भर सोचता सा वहां रुका रहता है, फिर बाहर से दोनों किवाड़ मिला देता है। वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द बढ़ जाता है। कुछ क्षणों के बाद मल्लिका बच्ची को सटाए अंदर से आती है और कालिदास को ना देखकर दौड़ती सी झरोखे के पास चली जाती है। मल्लिका, कालिदास, उसी तरह झरोखे के पास आकर ड्योढ़ी के किवाड़ खोल देती है। कालिदास, पैर बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं, परंतु बच्ची को बाहों में देखकर जैसे वहीं जकड़ जाती है। फिर टूटी सी आकर आसन पर बैठ जाती है और बच्ची को और साथ सटाकर रोती हुई उसे चूमने लगती है। बिजली बार बार चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई देता रहता है। इसी के साथ ये नाटक समाप्त होता है। पूरा नाटक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।